राजाजी यानी सी राजा गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कई बातों के लिए याद किए जाते हैं। वो ना सिर्फ आजाद भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे, बल्कि वो एक बेहतरीन नेता, जबरदस्त वकील, शानदार लेखक और हिंदी के बेहतरीन कार्यकर्ता रहे। आज भारत तक के विशेष कार्यक्रम भारत रत्न में हम इन्हीं की बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषि राज। सी राजगोपालाचारी का जन्म मद्रास के थोरापल्ली गांव में हुआ। इनके पिता का नाम नलिन चक्रवर्ती था। 5 साल के होने पर इनका पूरा परिवार जो था वो होसूर चला गया। इनकी प्राथमिक शिक्षा होसूर के सरकारी स्कूल में हुई। 1894 में बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर 1897 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। 1897 में ही इन्होंने शादी किया अलामेलू मंगलमा से। राजगोपालाचारी के राजनीति में आने की वजह थे महात्मा गांधी। कैसे, अब जरा इसको भी समझिए। 28 साल की उम्र में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ते हैं। गांधी के छुआछूत आंदोलन और हिंदू मुसलमान एकता के कार्यक्रम से वो प्रभावित होते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने पर राजगोपालाचारी जो हैं वो उनके अनुयायी बनते हैं। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया तो इन्होंने नागपट्टनम के पास वेदरनयम में नमक कानून भी तोड़ा। इसके लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ा। मंदिर में जहां दलित समुदाय का जाना मना था, इसका इन्होंने जमकर विरोध किया। इसी के फलस्वरूप मंदिरों में दलितों का प्रवेश संभव हो सका। गांधी के असहयोग आंदोलन का उन पर इतना असर हुआ था कि उन्होंने अपनी जमी जमाई वकालत तक छोड़ दी और खादी पहनने लगे। उनकी वकालत इतनी जबरदस्त चल रही थी कि वो सेलम, तमिलनाडु का एक जिला, वहां कार खरीदने वाले पहले वकील बन गए थे। उधर महात्मा गांधी भी राजगोपालाचारी से बहुत प्रभावित थे। इतने प्रभावित कि उन्होंने अपना कॉन्सेंस कीपर यानी कि विवेक जागृत रखने वाला तक उन्हें कह दिया। राजगोपालाचारी को उन्होंने ही राजा जी का उपनाम भी दिया था। साल 1937 में कांग्रेस ने मद्रास यानी कि आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का अधिकांश इलाका तब मद्रास प्रांत का हिस्सा था, उसकी उन्होंने जो है वो प्रोविंशियल असेंबली का चुनाव जीता। तो बारी आ गई राजगोपालाचारी की। उनको मद्रास प्रांत का प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन उस दौर में जब उन्होंने मद्रास प्रांत में हिंदी को स्वीकार करने की कोशिश शुरू की तो हिंसक विरोध होने लगा। हिंसा ऐसा हुआ कि लोगों की जानें गई। राजगोपालाचारी ने मशहूर तमिल पत्रिका सुदेश मित्रम में 6 मई 1937 को अपने लेख में लिख दिया कि जब हम हिंदी सीख लेंगे तभी दक्षिण भारत को सम्मान हासिल होगा। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रसार में उन्हें उस वक्त कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो हार नहीं माने। वो प्रयास करते रहे, वो लगे रहे। वो दक्षिण में हिंदी को मुकाम नहीं दिला सके, फिर भी प्रचार प्रसार जमकर किया। कामयाबी मिलती भी कैसे? एक ओर तमिलों का उग्र हिंदी विरोध था तो दूसरी ओर उनकी सरकार की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1939 में भारत को बिना भारतीयों की मर्जी के द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया। इसके जाने से ब्रिटिश हुकूमत के फैसले का भारी विरोध सभी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा देकर किया। वैसे तमिलों का हिंदी विरोध आजादी के बाद भी जारी रहा। संविधान सभा में टीटी कृष्णमाचारी और रामास्वामी अयंकर जैसे सदस्यों ने हिंदी का खुलकर विरोध भी किया। लिहाजा हिंदी को इकलौती राजभाषा बनाने का मामला 15 साल के लिए यानी कि उस वक्त से देख ले तो 1965 तक के लिए टाल दिया गया। इसके बाद 1952 से 54 के दौर में एक बार फिर से राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री बने। उस दौरान उन्होंने हिंदी को माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अनिवार्य कराया। यह अलग बात है कि तमिलों के उग्र हिंदी विरोध के चलते यह प्रयास सिर्फ कागजों पर ही सिमटा रह गया। उधर राजगोपालाचारी न सिर्फ नेहरू की आर्थिक नीतियों से नाराज होने लगे, बल्कि उन्हें नेहरू और
कांग्रेस की बदली बदली कार्यशैली भी नागवार गुजरने लगी, क्योंकि कांग्रेस में बहुत कुछ जो था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि पार्टी में व्यक्तिवाद हावी होने लगा था। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जो था वो खतरे में था। चापलूसों का बोलबाला होने लगा। ये सब ऐसे कारण थे जिससे राजगोपालाचारी के नेहरू से गहरे मतभेद होते चले गए। नेहरू और कांग्रेस से मतभेद होने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके आचार्य जेबी कृपलानी ने भी 1951 में कांग्रेस छोड़ा और अब फिर वही सवाल राजगोपालाचारी उठाने लगे। 1957 में एक सेमिनार में भाग लेते हुए राजगोपालाचारी ने यहां तक कह दिया कि 62 साल पहले देश में शासन तंत्र के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए एक पार्टी का गठन हुआ था और इसी तरह आज भी ऐसी ही एक पार्टी की जरूरत है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र ऐसा ही होता है जैसे कि किसी गधे की पीठ पर एक ही तरफ कपड़ों का गट्ठर लाद दिया जाए। काफी उन्होंने सोच विचारा, क्योंकि उनके मन में भाव क्रांतिकारी आ चुका था। उन्हें कांग्रेस का एक ऑप्शन देना था। उन्होंने 4 जून 1959 में स्वतंत्रता पार्टी को अस्तित्व में लाया। शुरुआत में इस पार्टी में मीनू मांसी जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, एनजी रंगा जैसे मजदूर नेता और पीलू मोदी जैसे कमाल के वक्ता तक जुड़े। क्षेत्रीय स्तर पर भी कई राजे रजवाड़े और व्यापारी इस पार्टी के सदस्य बने। जयपुर की महारानी गायत्री देवी और रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह भी इस पार्टी में शामिल हुए। रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने तो नेहरू के प्रचार तंत्र और लोगों तक उनकी पहुंच का मुकाबला करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर तक खरीद लिया था। एक हेलीकॉप्टर उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए राजगोपालाचारी तक को दिया, जबकि दूसरे से वो खुद प्रचार करते। स्वतंत्र पार्टी ने 1962 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और 18 सीटें जीती। बिहार समेत कई राज्यों की विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का उसे दर्जा भी हासिल हो गया, क्योंकि लोगों का समर्थन उनके प्रति था, क्योंकि वो एक ईमानदार चेहरा थे। तब सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस थी, उसे 282 सीटें मिली थी, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी स्वतंत्र पार्टी को लोकसभा की 44 सीटें हासिल हुई थी। स्वतंत्र पार्टी लोकसभा में दूसरे नंबर तक पहुंच गई। उस दौर में स्वतंत्र पार्टी की ओर से कमाल के वक्ता और लोकसभा में दाखिल हुए। पीलू मोदी, मीनू मसानी और महारानी गायत्री देवी जैसे सांसद इंदिरा गांधी की सरकार को लेकर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इंदिरा गांधी की सरकार संसद में अक्सर बैकफुट पर नजर आने लगी। लोगों में यह विश्वास जमने लगा कि राजगोपालाचारी और उनकी स्वतंत्र पार्टी ही देश का भविष्य हो सकती है। लेकिन फिर 1969 का कांग्रेस विभाजन, बैंकों का नेशनलाइजेशन, राजाओं के प्रिविपर्स की समाप्ति और सबसे बढ़कर 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा, ये कुछ ऐसे कारण रहे जिससे लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी समेत पूरा विपक्ष उसका सुपड़ा ही साफ हो गया। यहीं से इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि अब वो कुछ भी कर सकती हैं। स्वतंत्र पार्टी केवल 8 सीटें जीत पाई। इन 8 लोगों में पीलू मोदी और महारानी गायत्री देवी जैसे लोग संसद पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन इस बड़ी हार के लगभग 1.5 साल बाद 25 दिसंबर 1972 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का देहांत हुआ। उनके साथ ही स्वतंत्र पार्टी की रही सही राजनीतिक ताकत भी ठहरने लगी। राजगोपालाचारी तमिल के साथ साथ अंग्रेजी में भी बेहतरीन लेखक थे। जेल में रहने के दौरान उन्होंने 1922 में मेडिटेशन इन जेल के नाम से किताब तक लिखी। वो सेलम लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक थे। इन्होंने कई कहानियां लिखी। इतना ही नहीं, कुछ दिनों तक महात्मा गांधी के अखबार यंग इंडिया का संपादन भी किया। 1951 में राजा जी ने अंग्रेजी में महाभारत का एक संक्षिप्त वर्णन लिखा। इसके बाद 1957 में रामायण का, 1961 में इन्होंने कांबर केतिलम रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद तक किया। 1958 में इन्हें रामायण चक्रवर्ती थिरुमगम के तमिल भाषा में काम करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर बाद तक देश की सेवा करने के लिए उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1954 में दिया गया। तो कुछ ऐसे थे सी राजगोपालाचारी कि इनकी शख्सियत का हर कोई प्रशंसक था, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में भी काम करते उसमें अपना डंका बजाते। अगले हफ्ते फिर किसी भारत रत्न शख्सियत की हम बात करेंगे। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।